दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज राजनीति विज्ञान में केंद्र सरकार नामक टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों करते हैं केंद्र सरकार पर। तो सबसे पहले देखेंगे मित्रों कि केंद्र सरकार है, और केंद्र सरकार की बात करें या सरकार की बात करें तो मुख्यतः सरकार के 3 अंग बताए गए हैं। कितने अंग होते हैं सरकार के? मुख्यतः अपने बात करें तो सरकार के मित्रों 3 अंग होते हैं। और सबसे पहले बात करें अपने अंगों के बारे में, तो अंगों में सबसे पहले व्यवस्थापिका। सबसे पहले जो अंग आता है उसका नाम होता है व्यवस्थापिका। दूसरा जो नाम होता है उसका नाम होता है कार्यपालिका। और तीसरा जो नाम होता है अपने सामने आएगा वो नाम है न्यायपालिका। तो मित्रों, ये हमने पढ़ा कि सरकार के कितने अंग होते हैं। सरकार के मुख्य अंग होते हैं 3, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो दोस्तों, हम एक एक करके सभी अंगों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपने अध्ययन करते हैं व्यवस्थापिका के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे मित्रों व्यवस्थापिका के बारे में। व्यवस्थापिका की अपने बात करें मित्रों तो व्यवस्थापिका को ही हम कह सकते हैं मित्रों संसद। भारतीय संविधान में इसे क्या नाम दिया गया है? संसद नाम दिया गया है। या इसको हम कह सकते हैं विधायिका। ये मित्रों इसे क्या रहेंगे? नाम रहेंगे। तो बात करें अपने व्यवस्थापिका की, तो व्यवस्थापिका को अपने क्या कह सकते हैं? संसद। और उसको क्या नाम दे सकते हैं? विधायिका भी नाम दे सकते हैं। अगर आगे बात करें अपने मित्रों तो व्यवस्थापिका की बात करें तो व्यवस्थापिका को 2 स्तर बताए गए हैं। पहला स्तर की बात करें अपने तो पहला स्तर होता है इसका संघीय व्यवस्थापिका। दूसरे स्तर की बात करें तो राज्य व्यवस्थापिका। यानी ये इसके 2 क्या होते हैं? स्तर होते हैं। तो बात करें व्यवस्थापिका नाम के बाद में इनको गठन कितने स्तरों पर किया गया है? 2 स्तरों पर किया गया है। पहला स्तर का नाम है संघीय व्यवस्थापिका और दूसरे का नाम आता है राज्य व्यवस्थापिका। तो मित्रों आगे देखिए, संसद की बात करें मित्रों, ये तो हमने पढ़ा था इसके स्तरों पर गठन के बारे में। और इसकी बात करें इसके अंगों के बारे में बात करें में इसके कितने अंग होते हैं? तो मित्रों इसके अंग बताए गए हैं 3। सबसे पहले अपने बात करें इसके सदनों की, तो संसद के मित्रों 2 सदन होते हैं। पहले का नाम होता है लोकसभा और दूसरे का नाम होता है राज्यसभा। तो ये इसके मित्रों क्या होते हैं? 2। इसके मित्रों ये होते हैं 2 सदन। संसद के 2 सदन होते हैं। पहले का नाम होता है लोकसभा और दूसरे का नाम होता है राज्यसभा। अगर बात करें अपने मित्रों इसमें राष्ट्रपति को भी शामिल किया जाता है। इसमें राष्ट्रपति को भी शामिल किया जाता है। लेकिन मित्रों याद रखने वाली बात यह है कि संसद का राष्ट्रपति सदस्य नहीं होता है। ये इसके बात करें अपने कि लोकसभा के अपने बात करें सदनों की बात करें तो सदन होते हैं 2। एक तो होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। और इसमें राष्ट्रपति को भी शामिल किया जाता है, तभी हमारी संसद का निर्माण होता है। लेकिन याद रखने वाली बात होती है मित्रों कि राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता है। तो आगे बढ़े मित्रों, हमने पढ़ा कि व्यवस्थापिका नाम देखिए इसके भी संसद कह सकते हैं या विधायिका कह सकते हैं। अगर बात करें सदनों की बात करें तो संसद के 2 सदन होते हैं। एक का नाम होता है लोकसभा, एक का नाम होता है राज्यसभा। अपने बात करें मित्रों की भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की बात करें तो ये बात अपन देखें कि एक मैं आपको नाम बताता हूँ सरल। ये मित्रों एक छोटी सी ट्रिक है। इसकी बात करें अपने सरल की बात करें तो मित्रों देखो इसमें अपने लिखेंगे 79, 80 और 81। संसद की बात करें अपने तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अंदर तो दिए 79 के अंदर दिया गया है संसद। इसके बाद में राज्यसभा की बात करें तो 80 में और लोकसभा की बात करें तो 81 में। ये अपने रहेंगे अनुच्छेद। तो एक बार फिर से देखिए मित्रों कि अपने देखा सदन 2 सदन होते हैं। एक तो लोकसभा होता है और एक राज्यसभा होता है। संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों को मिलाकर के होता है। अगर बात करें भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की बात करें तो सबसे पहले बात की हमने संसद, पूरी जो संसद है इसमें बात करें वो अनुच्छेद 79 के अंदर है। राज्यसभा की बात करें अपने तो वो अनुच्छेद 80 के अंदर है और लोकसभा की बात करें तो वो अनुच्छेद 81 के अंदर है। तो मित्रों हम एक एक करके इसके भी अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आज हम अपने चर्चा करते हैं थोड़ी सी लोकसभा के बारे में। तो लोकसभा के बारे में देखिए, तो सबसे पहले मित्रों अपने बात करेंगे लोकसभा के बारे में। लोकसभा के बारे में बात करें मित्रों तो लोकसभा की बात करें तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसके उपनामों के बारे में।
लोकसभा को मित्रों कहा जाता है लोकप्रिय सदन कहा जाता है। कौन सा सदन कहा जाता है? लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। अब लोकप्रिय सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का सदन होता है, इसके कारण इसको क्या कहा जाता है? लोकप्रिय सदन कहा जाता है। दूसरी बात अपने बात करें, इसको निम्न सदन भी कहा जाता है, निम्न सदन भी कहा जाता है। फिर इसके बाद में बात करें अपने मित्रों, इसको भावनाओं का सदन भी कहते हैं, भावनाओं का सदन भी कहते हैं। इसका और नाम भी देखें मित्रों तो इसको प्रतिनिधि मंडल भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या होता है? प्रतिनिधि मंडल भी अपने कह सकते हैं। तो देखिए मित्रों, हम पढ़ रहे हैं लोकसभा, और लोकसभा के उपनामों की अपने बात करें, इसके उपनाम क्या क्या हो सकते हैं? तो लोकप्रिय सदन होता है, भावनाओं का सदन होता है, निम्न सदन होता है और प्रतिनिधि मंडल होता है। फिर अपने बात करते हैं कि ये भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है। तो मैंने आपको बताया था ये भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में आ जाएगा? अनुच्छेद 81 के अंदर आ जाएगा। अनुच्छेद 81 के अंदर ये व्यवस्था की गई है लोकसभा की, और लोकसभा के उपनाम हमने देखे हैं कि लोकप्रिय सदन, भावनाओं का सदन और निम्न सदन और प्रतिनिधि मंडल। अब देखो मित्रों, इसके बाद में अपने बात करेंगे लोकसभा के अन्य तथ्यों के बारे में। भारत में मित्रों बात करें अपने तो पहली जो अपने बात करें पहली लोकसभा का गठन, पहली लोकसभा का गठन की बात करेंगे। दूसरा अपन बात करेंगे मित्रों इसकी प्रथम बैठक के बारे में, ये प्रथम बैठक कब हुई थी। तो देखिए मित्रों, सबसे पहले अपने बात करें कि इसका सबसे पहले गठन हुआ था 17 अप्रैल 1952। बात करें इसका गठन की बात करें तो इसका गठन हुआ था 17 अप्रैल 1952। प्रथम लोकसभा का गठन हुआ था 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। प्रथम बैठक की बात करें तो 13 मई 1952, 13 मई 1952 को इसका प्रथम इसकी बैठक हुई थी। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा पहली लोकसभा का गठन की बात करें अपने या पहली लोकसभा की शुरुआत की बात करें तो 17 अप्रैल 1952 को हुई थी। इसके बाद में प्रथम बैठक की बात करी हमने तो वो कब हुई थी? 13 मई 1952 की बात करेंगे। तो मित्रों एक प्रश्न यहाँ से और है अपना कि लोकसभा का जनक, बात करें मित्रों लोकसभा का जनक किसे कहा जाता है? लोकसभा के जनक की बात करें तो अपने सबसे बात करें कि लोकसभा का जनक किसे माना जाता है। तो मित्रों आपके सामने नाम आएगा जीवी मावलंकर। नाम कौन सा आएगा अपने सामने? जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर या इसका नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। इसको लोकसभा का जनक माना जाता है या इसको अपने संसद का भी जनक कह सकते हैं, क्योंकि मित्रों पहली लोकसभा के गठन के समय प्रथम लोकसभा जो अध्यक्ष थे अपने वो कौन थे? जीवी मावलंकर। इसी कारण जीवी मावलंकर को क्या कहा जाता है? संसद का जनक कह सकते हैं अपने या लोकसभा का जनक कहा जाता है। तो ये मित्रों इसके बारे में छोटी सी जानकारी थी कि 17 अप्रैल 1952 को प्रथम गठन हुआ, उसकी प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई। लोकसभा के जनक की बात करें तो जीवी मावलंकर, या आपने कहें कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर आ जाएगा। इसके बाद देखिए मित्रों, अब ये तो बात थी नॉर्म्स मित्रों। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए हमारे पास में कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए, इसका निर्वाचन किस प्रकार से होता है, इनका कार्यकाल कितना होता है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपने देखेंगे मित्रों कि लोकसभा सदस्य के लिए चुनाव किस प्रकार से होता है। पहले तो अपने पढ़ेंगे कि निर्वाचन की कौन सी विधि काम में ली जाती है। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए यह अपने बात करें कि लोकसभा का चुनाव किस विधि के द्वारा होता है। तो विधि की अपने बात करें मित्रों तो विधि होती है इसकी प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली वयस्क मताधिकार पर, किसके आधार पर? वयस्क मताधिकार पर। दो हम निर्वाचन विधि में बात करें मित्रों तो निर्वाचन विधि कौन सी रहेगी? इसकी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा वयस्क मताधिकार पर होता है, यानी इनके सदस्यों का जो चुनाव है वो किसके आधार पर होगा? प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के आधार पर होगा। अर्थात अपने कह सकते हैं कि जनता अपने सीधे अपने वोट के द्वारा अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। इसके बाद में आगे देखें अपने मित्रों इसके द्वारा निर्वाचन तो हमारा हो गया। निर्वाचन के बाद में अपने देखें कि यहाँ पर
एक चीज और अपने को याद रखनी है मित्रों कि यहाँ पर चुनाव की जो विधि है उसमें अपने देखें कि इसमें एक शब्द काम ही लिया जाता है मित्रों, अगरता ही विजय, अगरता ही विजय, यानी पहले जाकर के खंभा छूने की विधि भी इसको काम में यहाँ पर ली जाती है, यानी फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम विधि के द्वारा होता है। इसका मतलब हुआ मित्रों कि पहले मत प्राप्त कर लेगा या एक भी मत अधिक प्राप्त करता है तो उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है। इसके बाद में आगे देखें मित्रों इसकी योग्यता के बारे में। लोकसभा सदस्य बनने के लिए अपने पास में योग्यता कौन कौन सी हमारे पास में होनी चाहिए, योग्यताओं को ध्यान रखना पड़ेगा। निर्वाचन तो हमने कर लिया, अभी निर्वाचन तो प्रत्यक्ष विधि के द्वारा होगा, लेकिन हमारे पास में योग्यता भी होनी जरूरी है। तो मुख्यतः अपने बात करें मित्रों, भारत का वो सबसे पहले क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी योग्यता में सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात करें मित्रों तो उम्र सबसे महत्वपूर्ण है मित्रों, उम्र, क्योंकि उम्र से ही अपने यहाँ से प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उम्र की बात करें मित्रों तो सीधे जैसे मैंने लिखा है 25 वर्ष, तो अपने से ये तो पूछेगा नहीं भी सीधे 25 वर्ष या 21 वर्ष, प्रश्न यहाँ से बढ़कर के आता है मित्रों। वो किस प्रकार से आता है देखो, हमने उम्र के बारे में बात की थी कि उम्र कितनी होनी चाहिए, कम से कम 25 वर्ष, कम से कम 25 वर्ष। तो यानी मित्रों बात करें अपने यहाँ से प्रश्न जो पूछा जाता है कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र या उम्र कितनी होनी चाहिए, तो मित्रों ऑप्शन में 25 वर्ष ही मिलता है, उसके आगे शब्द ये न्यूनतम लिखा होता है, न्यूनतम होता है। इसका मतलब होता है कि जो कम से कम उसके न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होइए, ऊपर इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन 25 वर्ष से कम उम्र नहीं होनी चाहिए। तो दो ये मुख्यतः अपनी योग्यताएं हो जाएगी, वो भारत का नागरिक हो, इसके बाद में उम्र आ जाएगी कम से कम 25 वर्ष इसकी क्या होनी चाहिए, उम्र होनी चाहिए। तो ये हमारे इसके लिए क्या आ जाएगी मित्रों, योग्यता आ जाएगी। अब हमने इसके बारे में चुनाव कर लिया, योग्यता के बारे में बता दिया, तो अब इसके बाद में देखेंगे मित्रों कि देखो आगे चल करके कार्यकाल देखेंगे। ये हमने चुनाव कर दिया, उसको योग्यता निर्धारण करवा दी, इसके बाद मित्रों अपने देखेंगे इसका कार्यकाल, 20 सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। यहां से भी मित्रों अपने से प्रश्न पूछा जाता है। कार्यकाल की बात करें तो देखिए अधिकतम कितना होता है, 5 वर्ष तक होता है, अधिकतम 5 वर्ष तक। लेकिन मित्रों यहाँ से शब्द अपने सामने और भी जुड़ करके आते हैं कि सीधा को 5 वर्ष ऑप्शन में उत्तर दिया होता है, लेकिन वो अपना उत्तर मान्य नहीं होता है। तो देखो प्रश्न जो बार बार पूछा गया उसमें ये आया प्रश्न है कि निम्न में से लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, या अपने से पूछे कि निम्न में से प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है। तो मित्रों वहां पर ये सीधा अपने से कोई नहीं पूछेगा कि 5 वर्ष या 6 वर्ष, तो वहां पर प्रश्न जो आता है वो इस प्रकार से आता है देखो कि निम्न में से कार्यकाल होता है 5 वर्ष, 5 वर्ष के बाद में वो दे देगा न्यूनतम 5 वर्ष, न्यूनतम 5 वर्ष। अगर बात करें अपने जब तक बहुमत हो, जब तक बहुमत हो तो अधिकतम 5 वर्ष, तो अधिकतम 5 वर्ष। तो मित्रों अपना ये ऑप्शन है एकदम बिल्कुल राइट सही माना जाएगा, क्योंकि मित्रों जब तक बहुमत रहेगा तब तक लोकसभा के सदस्य अपने पद पर बने रहेंगे, अन्यथा जब बहुमत नहीं होगा लोकसभा के पास में तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, किसकी सिफारिश पर, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति पहले भी क्या करता है, इसको भंग कर देता है, राष्ट्रपति इसको भंग कर देगा। और किसकी सिफारिश के ऊपर, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर समय से पहले भी भंग कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है मित्रों कि वो 5 साल कार्यकाल हो या न हो, लेकिन अधिकतम कितने साल तक रहेगा, 5 वर्ष तक रहेगा। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है कि जब तक बहुमत हो तब तक अधिकतम कितने वर्ष तक, 5 वर्ष तक रहता है, क्योंकि निर्वाचन विभाग द्वारा 5 साल से पूर्व हुई इसकी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाती है, और 5 साल जैसे ही पूरे होते हैं दूसरे चुनाव हमारे सामने आ जाते हैं। तो हमने पढ़ा मित्रों कार्यकाल के बारे में, तो कार्यकाल में अपने को ध्यान रखना है कि जब तक बहुमत हो तब तक अधिकतम कितने वर्ष तक, 5 वर्ष तक याद रखना है। इसके बाद में देखेंगे मित्रों इसके सत्रों के बारे में। ये बात और अपने को यहाँ रखनी है मित्रों ध्यान में कि कार्यकाल हमने देखा था, तो कार्यकाल में मैंने आपको बताया था कि समय से पूर्व प्रधानमंत्री पहले
प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति यानी पहले भी क्या कर सकता है, भंग कर सकता है। तो आज तक अपने देखें, भारत में देखें तो अब तक राष्ट्रपति ने 9 बार, कितनी बार, 9 बार समय से पूर्व लोकसभा को भंग किया है। तो ये बात भी अपने को यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान रखनी है। इसके बाद में अपने देखें मित्रों, हम देखा था बैठक या अपने कहें सत्र के बारे में, सत्र कह सकते हैं या अपने कह सकते हैं बैठक, या अपने कह सकते हैं इसको अधिवेशन। अधिवेशन यानी लोकसभा के सदस्यों की अपने सत्र की बात करें या अधिवेशन की बात करें तो मित्रों वर्ष में 2 सत्र होना अनिवार्य है। वर्ष में 2 सत्र होना अनिवार्य है और दोनों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतर न हो। 6 माह से अधिक का अंतर न हो, ये अपने को ध्यान रखना है। लोकसभा की बात करें अपने तो उनका साल में 2 सत्र होने जरूरी है और दोनों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होने चाहिए। आपको बता दें मित्रों कि भारत में 3 सत्र होते हैं, भारत में 3 सत्र होते हैं, तो 6 माह वाली कोई कंडीशन लागू वहां पर नहीं होती है। इसके बाद में देखें मित्रों, सत्र की बात करें तो सत्र बुलाएगा कौन। सबसे पहली बात ये देखेंगे अपने भी सत्र बुलाएगा कौन। तो सत्र जो बुलाने का काम है मित्रों लोकसभा के, वो काम होता है राष्ट्रपति का। सत्र बुलाने का काम भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और सत्र अवसान की बात करें, सत्र अवसान की बात करें तो सत्र अवसान भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। लेकिन एक बात यहाँ पर भी ध्यान रखनी है मित्रों कि राष्ट्रपति सत्र को आहूत करता है यानी बुलाता है, सत्र अवसान भी करता है यानी सत्रों की छुट्टी भी करता है। लेकिन मित्रों सत्र को स्थगित करने का, सत्र को स्थगित करने का जो अधिकार होता है वो किसके पास में होता है, लोकसभा के अध्यक्ष के पास होता है। सत्र का जो बात करें अपने सत्र को स्थगित करने की बात करें तो सत्र को स्थगित करने का काम लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा का अध्यक्ष करता है, जैसे अपने स्पीकर बोलते हैं उनको, तो लोकसभा का अध्यक्ष स्थगित करता है, न कि सत्र अवसान करता है। सत्र अवसान और सत्र को आहूत करने का काम तो मित्रों करेगा राष्ट्रपति, जबकि सत्र को स्थगित करने का काम जो करेगा वो करेगा लोकसभा का अध्यक्ष। वर्तमान में अपने बात करें लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो ओपी बिरला है जो अपने यहाँ कोटा से चुने गए हैं। तो वो अब क्या करते हैं, सत्र को स्थगित करते हैं। स्थगित करने का मतलब हुआ मित्रों कुछ समय के लिए रोक लगा देना। ठीक है मित्रों, तो ये अपने पढ़ा था किसके बारे में, सत्र के बारे में। ये सत्र कहें या अधिवेशन कहें तो हमने पढ़ा कि सत्र अधिवेशन की बात करें तो वर्ष में 2 होने अनिवार्य है और दोनों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतर न हो। फिर हमने पढ़ा कि सत्र को बुलाता कौन है, तो सत्र को बुलाने का काम या सत्र को आहूत करने का काम वो कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। सत्र अवसान यानी सत्र को पूर्णतः छुट्टी देने का काम कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। अपने बात की थी कि यहाँ पर सत्र को स्थगित करने की बात करें, सत्र को कुछ समय के रोकने की बात करें तो वो काम होता है लोकसभा के अध्यक्ष का होता है। तो ये हमारी रही थी लोकसभा के सत्र की बात। तो हमने पढ़ा था मित्रों लोकसभा के बारे में हम पढ़ रहे हैं, एक बार पुनः थोड़ा सा रिपीट करते हैं हमने इसको। हम पढ़ रहे हैं लोकसभा के बारे में। लोकसभा के बारे में हमने पढ़ा कि लोकसभा तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद कौन से में 81 के जो 81 के अंदर दी गई है। इसके बाद में हमने देखा कि सदस्यों की योग्यता के बारे में। योग्यता में हमने पढ़ा कि उम्र कम से कम 25 वर्ष, ये सबसे महत्वपूर्ण यही बात है मित्रों। इसके बाद में हमने पढ़ा कि उसकी योग्यता के बारे में पढ़ा तो 25 वर्ष आ गई। 25 के बाद में हमने पढ़ा कि कार्यकाल के बारे में, तो हमने पढ़ा था कि जब तक बहुमत रहेगा तब तक 5 वर्ष रहेगा। इसके बाद में हमने पढ़ा सत्र या अधिवेशन के बारे में, तो सत्र और अधिवेशन की बात की तो वर्ष में 2 होने जरूरी है, 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए दोनों के मध्य। और इसके बाद में कहा कि सत्र को बुलाने का काम तो करेगा राष्ट्रपति और जबकि सत्र को स्थगित करने का काम करेगा लोकसभा का अध्यक्ष, सत्र अवसान करने का काम करेगा राष्ट्रपति करेगा। तो ये मित्रों अपने रहा था लोकसभा के बारे में। फिर हम देखते हैं मित्रों यहाँ पर कार्यकाल जो संबंधित अपने मित्रों याद रखना चाहिए अपने, तो हम कार्यकाल में मैंने आपको बताया था वहां पर 5 वर्ष। थोड़ा सा अपने को यहाँ पर 2 अनुच्छेद भी अपने मित्रों संशोधन याद रखें। एक तो हुआ था 42वां संविधान संशोधन, एक तो हुआ था यहाँ पर अपने 42वां संविधान संशोधन और एक हुआ था मित्रों 44वां संविधान संशोधन।
तो ये मित्रों दोनों ही महत्वपूर्ण संशोधन है हमारे। बार बार हम राजनीति विज्ञान का कोई भी टॉपिक अपने अध्ययन करेंगे तो उसमें बार बार ये आएगा 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन। जो चीजें मित्रों याद रखनी है कि जो चीजें 42वें संविधान संशोधन में लागू की गई थी उसको बदलने का काम किसने किया था? 44वें संविधान संशोधन ने किया था। 42वें संविधान संशोधन में लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ा करके कर दिया गया था 6 वर्ष, लेकिन इसके बाद में 44वें संविधान की बात करें, 44वें संविधान संशोधन की बात करें मित्रों, तो इसमें पुनः कितना कर दिया गया? 5 वर्ष कर दिया गया। ये अपने को मित्रों कार्यकाल में थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज वीडियो को लाइक व शेयर करें, अगर कोई कमी हो मित्रों तो कमेंट करके बताएं ताकि हम सुधार कर सकें। नमस्कार।